हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के डिस्कशन को लेके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ अ रिवॉल्यूशन। क्लैट के प्रिपरेशन में एवेंजर बैच है हमारा 24 क्लैट के लिए, क्लैट 2024 के लिए 21,999 का ये कोर्स है। इसमें 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम, सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन इनरोल इन आवर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999, पर ये जो प्राइस है ना ये 2 साल का है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, आपको 2 साल के लिए ओनली 32,999 देना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट देन यू कैन गो फॉर आवर आरंभ बैच, प्रारंभ बैच, और इसका जो कॉस्ट है वो भी 21,999 है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मिलेंगी, जैसे कि लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप एंड एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे अगले आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल को। कुकीज़ टू बाइकॉट पीस पैनल ओवर सीएम प्रेजेंस। देखो, मणिपुर की क्राइसिस जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इसी पे मेरा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक क्विज का क्वेश्चन है जो आप लोग जवाब देंगे। मणिपुर के जब ये इंसिडेंट हो रही है इस समय इनके गवर्नर कौन है? ठीक है, ये सभी ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, नहीं पता है गूगल करके बताना है, जिससे कि आप लोगों को पता रहे अगर एग्जाम में कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। बाकी तो हमने मणिपुर क्राइसिस पूरी कवर करी हुई है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ना इसी आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं जो डिस्कस करने की हमें नीड है। ठीक है, साइक्लोन बाइपरजॉय सेट टू हिट कच्छ, गुजरात गियर्स अप। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया है, किस चीज़ से रिलेटेड? एक साइक्लोन है जिसका नाम है बाइपरजॉय। ये कहाँ पे अभी उभरा है? ये आपका अरेबियन सी में उभरा है। ठीक है, दिस इज वेयर दिस साइक्लोन इज कमिंग फ्रॉम। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है साइक्लोन बाइपरजॉय। इन पे ना देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इस साइक्लोन का नाम किसने रखा है, क्या इस तरीके की चीज़ें। तो थोड़ा समझते हैं कि साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं और इस साइक्लोन का नाम किसने रखा है। तो अभी तो ये वी होप कि ये जब इंडिया में आए, कच्छ पे सबसे पहले आने की संभावना लग रही है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। ऑल्दो गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो है चीज़ें, प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग स्टार्ट कर दिया है। बाइपर जो है ना, ये बांग्लादेश के द्वारा नाम कॉइन किया गया है, जिसका मीनिंग होता है बंगाली के अंदर डिसास्टर या कालिमिटी। ठीक है, साइक्लोन का नाम जो है ना रोटेशनल बेसिस पर रखा जाता है कंट्रीज के द्वारा, और बाइपरजॉय जो है वो अरेबियन सी से आपका आया है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसके नाम से रिलेटेड, जैसे कि ये जो साइक्लोन है ना इसका नाम बाइपरजॉय है क्योंकि बांग्लादेश ने रखा है। नेक्स्ट नंबर इंडिया का है, जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम कॉइन करने का, और इंडिया ने डिसाइड कर दिया है कि उसका नाम होगा तेज, जो भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा। गाइडलाइंस क्या होती है? गाइडलाइंस नाम रखने की देखो ये होती है कि भैया किसी भी साइक्लोन का नाम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर, जेंडर, ऑफेंसिव और क्रूरल नेम्स एंड कीपिंग द नेम शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस रखना होता है। इन सबको अवॉइड करते हुए शॉर्ट एंड स्वीट नाम रखना होता है। अब RSMCs क्या है, TCWCs क्या है? तो वर्ल्ड वाइड देर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जिसको RSMC बोलते हैं। ठीक है, RSMC मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर वर्ल्ड में है, और वहीं आपका 6 रीजनल वाले हो गए, और देर आर सम TCWCs। TCWCs क्या है? ये 5 हैं। ये कितने हैं? 5। 6 आपका RSMC हो गया, TCWC जो है ये 5 है, जिसका फुल फॉर्म होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। ऐसे ही एक RSMC का पार्ट जो है ना वो आपका IMD है। IMD इज वन ऑफ द 6 RSMCs प्रोवाइडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म सर्च एडवाइजरीज टू 13 मेंबर कंट्रीज। और हमारे आसपास जो साइक्लोन्स आते हैं ये 13 मेंबर कंट्रीज रोटेशन बेसिस पे नाम रखती हैं। तो इस बार आपका किसने रखा है? बांग्लादेश ने रखा है, और अगला नंबर इंडिया का है। उस साइक्लोन का नाम भी डिसाइड है तेज। ठीक है, ये 13 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड यमन। तो दीज आर द 13 मेंबर कंट्रीज जो इंडिया वाले IMD के अंदर चीजें गवर्न होती हैं। इसके बाद देखो आज का एडिटोरियल का पेज है, यहाँ पे मणिपुर क्राइसिस है, चाहो तो रीड कर लेना, नया कुछ नहीं है।
न्यूट्रिशन से रिलेटेड आर्टिकल, एग्जाम का पर्सपेक्टिव नहीं है। महाराष्ट्र में देखो जो क्राइसिस हो रही है कोल्हापुर क्लैशेस को लेके वो है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो एग्जाम का पर्सपेक्टिव नहीं है। रीडिंग के लिए चाहो तो पढ़ लेना। थाईलैंड में भी इलेक्शन हुए हैं, क्या है थोड़ा सा अपडेट देख लो। थाईलैंड में एक पार्टी है जिसका नाम है मूव फॉरवर्ड पार्टी, और उन्होंने यहाँ पे जो है गठबंधन किया है फ्यू थाई पार्टी के साथ, पॉपुलिस्ट फ्यू थाई पार्टी, ठीक है। और इनका अभी इलेक्शन में विक्ट्री हुआ है। ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों बताया जा रहा है कि ये जो इन दोनोों ने गठबंधन किया है ना, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने, आर्मी के द्वारा जो बैक्ड पार्टी थी उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे खात्मा किया है, और थाईलैंड में इनडायरेक्टली कहीं ना आर्मी कंट्रोल रखती थी चीज़ों का। तो थाईलैंड के लिए इसका बहुत सिग्निफिकेंस है कि भैया आर्मी के कंट्रोल से चीज़ें जा रही हैं, तो वो वाली चीज़ है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का नाम ध्यान रख सकते हो, थाईलैंड प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी एंड पॉपुलिस्ट फ्यू थाई पार्टी, ठीक है। इन दोनों का गठबंधन हुआ है। इसके बाद होंडुरस ओपन एम्बेसी इन चाइना आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ टाइज विद ताइवान। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस तरीके से होंडुरस जो है पहले ताइवान की गोदी में बैठा था और अब वहां से जंप लगा के चाइना के पास जा चुका है। चाइना ताइवान की नहीं बनती है, ताइवान को चाइना कंट्रीज मानने नहीं देता है, बाहरी कंट्रीज को। गिन के कुछ चंद जगह हैं जो ताइवान को एज ए कंट्री का स्टेटस दे चुकी हैं क्योंकि चाइना से डरती हैं। तो ताइवान को होंडुरस पहले मानता था, लेकिन होंडुरस ने अब चाइना की गोद में जाके बैठा है। वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये जनता में तो यूज हो ही रहा था, ये अब कंट्रीज में भी यूज होता है। चाइना सबको पैसे ऐसे दिखाता है कि भैया वो कंट्री जो है उसकी दीवानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। इसी पे मेरा क्विज का क्वेश्चन है, होंडुरस की कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख के बताएंगे। इसके बाद नथिंग रॉन्ग इन अ न्यूक्लियर डील विद द वेस्ट, खमीनी जो भी प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम का। तो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमीनी साहब, इन्होंने ऐसा बोला है कि हमें जो ईरान न्यूक्लियर डील है ना उसको रिवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। इट जस्ट कि हमारी भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको रखे जाएं। देखो ईरान को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील ईरान के लिए तो अच्छी ही चीज़ थी, उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर उठ गई थी, लेकिन अब तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो ईरान तो चाहता ही है कि ये हो जाए। थोड़ा सा ना आई थिंक एक दिन नंदनी या किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों के बीच बीच में कमेंट आए थे कि ईरान न्यूक्लियर डील को सर थोड़ा सा एक बार और कर दिया जाए। और यहाँ पे आर्टिकल भी आया, तो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। अभी इस वीडियो के एंड में आज ही के सेशन में हम करेंगे, ठीक है। WTC क्या है? WTC का देखो फाइनल था कल, इंडिया हार चुकी है, इसके बारे में पूरी कहानी बता चुका हूँ। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है, वो ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में देखते हैं, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि JCPOA या फिर P5+1 नेशन। व्हाट इज JCPOA? जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वन कौन है? जर्मनी। P5+1 मतलब 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल +1 आपका जर्मनी। यार यहाँ पे आया ना, मैंने एक चीज भूल गया आपको दिखाना, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे मैंने ना इमेज लगाई थी IMD के बारे में, चलो कोई नहीं, वो बाद में देख लेना। तो P5 कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। एंड UNSC में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 15, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो 2-2 साल के रोटेशन पे आते हैं। इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, कब से कब तक था, क्या है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, लाइन से आंसर किया करो। आप अभी इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों के बाद लिख के दे रहा हूँ कि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया ना, जो आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, चाहे आप सर्च करके कर रहे हो, क्योंकि वो चीज दिमाग में रह जाती है। इन द एंड ना हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस की फोटोग्राफिक मेमोरी ज्यादा बेटर होती है रीडिंग मेमोरी से। क्यों? आप मूवीज देखते हो, आपको एक एक स्टेप, एक एक लाइन याद रहती है, लेकिन किताब पढ़ते हो नहीं रहता है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रांग होती है, वो बात है। अगर आप गूगल करके लिख भी दोगे ना, तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ इसका आंसर ये था। तो ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, ठीक है। इसमें ईरान के साथ क्या हुआ था, पहले इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा, ठीक। ये मैंने वैसे बता रखी है, बार बार मुझे भी ना पता है, कोई टॉपिक पढ़ाने में बिल्कुल बोरिंग सी लगती है, लेकिन आज ये लास्ट एंड फाइनल टाइम ईरान न्यूक्लियर डील हम देख रहे हैं। देखो ईरान जो है ना, इसके पास यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम का यूज किस लिए होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या था,
2014 से पहले ईरान जो है ना बहुत ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच करता था। पूरे वर्ल्ड को डर लगा कि यार ईरान इतना ज़्यादा यूरेनियम मतलब इनरिच कर रहा है, इनके यहाँ पे है, इसको ये यूज़ करके कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बनाए। तो पूरे वर्ल्ड ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। इसका मतलब ईरान के साथ ना कोई व्यापार करेगा, ना ही ईरान को कोई सामान बेचेगा। ईरान जो है आइसोलेट हो गया। इसके बाद इन बड़े बड़े कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसमें आप P5+1 बोल सकते हो, इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि तुम भैया यूरेनियम है, एक प्रेस्क्राइब लिमिट हम देंगे, उससे ज्यादा इनरिच नहीं करोगे, हम ये सैंक्शन तुम्हारे ऊपर से हटा देंगे। ईरान ने इस शर्त को मान लिया। 2014 में फिर एक डील होती है जिसको हम जानते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA। JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और P5+1 नेशन डील के नाम से, जिसमें होता यह है कि ईरान जो है एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा यूरेनियम को इनरिच नहीं करेगा, और ईरान को सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है P5+1 कंट्रीज के वो सुनने पड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उन्हीं शर्तों में एक चीज ये भी था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये क्या है, ये वॉचडॉग है यूएन की, जो यही सब देखती है कि कहीं यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ये सब ज्यादा नहीं बन रहे हैं। तो ये भी ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि काफी जगह पे थी, उनको विजिट करेंगे और चेक करेंगे। ईरान ने इस पे भी अपनी मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। 29 जुलाई 1957 में ये आई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया डिफरेंट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, अब थोड़ा सा ईरान की लोकेशन समझो। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ भी अपना प्यारा भारत है। तो देखो, ईरान ने जब 2014 में ये डील कर ली थी, 2014 में ये डील कर ली थी, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि ईरान जो है अब सारी चीज़ें ट्रैक पे चलेंगी, ईरान यूरेनियम इनरिच ज़्यादा नहीं करेगा, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे। तो 2014 से लेके 2019 तक ईरान की इकोनॉमी जो है ना वो सीधे बूम हुई, क्योंकि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटे। ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल सेल करेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अमीर होगी। पहले ऑयल खरीदने नहीं दे रहे थे ज़्यादा लोगों को, तो वो सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आता है ईरान, वैसे भी क्योंकि इजराइल का भी अपोजिट है, सऊदी अरेबिया का भी अपोजिट है। क्यों है, तो शिया सुन्नी मुस्लिम की कॉन्सेप्ट आपको पता होगी, बहुत जगहों पे शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स का आपस में मतभेद रहता है। एंड आई थिंक ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, आई थिंक, क्या फैक्ट है, और सऊदी अरेबिया और ये सब जो हैं ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो क्लोज अलाय ऑफ यूएस। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो मुझे कोई करेक्ट कर देना, थोड़ा सा शिया सुन्नी में कंफ्यूजन रहता है, बट इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज डू करेक्ट मी कमेंट सेक्शन में। फिर क्या हुआ, अब ये कारण से भी डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा इंक्लाइनेशन जो है वो अपोजिट था ईरान की तरफ, मतलब ईरान को पसंद नहीं कर रहे थे। और अभी भी यूएस में बाइडेन भी आ गए हैं, तो वो भी ईरान को इतना डील में क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर JCPOA को रिवाइव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इजराइल का प्रेशर है, वो नाराज हो सकते हैं। तो ईरान जो है ना, देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने कहा ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिच कर रहा है, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है, हम यूएस को इस डील से बाहर ले आते हैं। जैसे ही यूएस को इस डील से बाहर लेके आते हैं, वो और भी कंट्रीज पे प्रेशर डालते हैं कि आप भी इससे बाहर आइए, और जिसने भी इनके साथ, ईरान के साथ डील किया, हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, काटसा एक्ट। काटसा एक्ट पता है ना आपको, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। काटसा एक्ट का बेसिकली मतलब यह है, अमेरिका ये कहता है अगर तुमने हमारे दुश्मन के साथ व्यापार किया तो हम तुम्हारे साथ व्यापार करना बंद कर देंगे। इंडिया के ऊपर भी ये लगाने की धमकी आई थी, इसीलिए जब तक ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस बाहर नहीं निकला था, इंडिया का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट कंट्री था ईरान, जहां से हम खरीदते थे। बट अब तो शायद 5th 6th पे आ गया, शायद बंद ही कर दिया है, बहुत ही कम लिमिट में कर रहे हैं। तो ये इंडिया को भी प्रॉब्लम हुआ है इससे। अब बाइडेन आ गए हैं तो ये कहा जा रहा है कि भैया बाइडेन रिवाइव करेंगे, पर वो हो नहीं पा रही हैं चीजें। और उसी पे ना ये न्यूज आई थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको रिवाइव करने से, और वो तो चाहते भी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इंडिया के लिए भी ईरान न्यूक्लियर डील की इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो, ये अपना प्यारा भारत है, ये ईरान है, यहाँ भी देख लो, ये अपना प्यारा भारत है, ये ईरान है। किस मैप में मैं आपको बताऊं ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है, देखो इंडिया ना इन जितनी भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ ट्रेड करने के लिए क्या एंशिएंट टाइम में रूट अपनाता होगा कि भैया पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से जाते जाते आप देखोगे, आप ना ये पेन मत देखना, आप ये रेड स्पॉट देखना, इंडिया यहाँ से पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की और की सब तरफ पहुँचता होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ट्रेड जाता होगा।
लेकिन भैया पाकिस्तान से हमारी बननी बंद हो चुकी थी। तो इंडिया को अपना इन कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए एक अल्टरनेट रूट देखना था। तो हमने क्या देखा, आप सभी लोग इस रेड पॉइंट को देखिएगा, ये जो रेड पॉइंट है, ये जो यहाँ है ना, ये एरिया, यहाँ पे हमने छाबार पोर्ट बनाया है। मेरे पेन को मत देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, रेड स्पॉट देखिएगा, मेरा पेन ओमान पे है लेकिन रेड स्पॉट ऊपर है। तो ईरान में ना यहाँ पे छाबार पोर्ट है और इंडिया ने ना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च किया है, क्योंकि हम यहाँ से इन कंट्रीज के साथ व्यापार करना चाहते हैं। यहाँ पे रोड वोड भी बनाई है अफगानिस्तान और वो उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, सिर्फ समझो लॉजिक। अब यूएस के काटसा की वजह से हमने ईरान से ट्रेड करना कम कर दिया है। आपकी ईरान को आप जब तंग कर रहे हो तो क्या आपको लगता है ईरान जो है यहाँ पे आपको आराम से सुचारू रूप से व्यापार करने देगा? सब जगह पे नहीं करना देगा। जबकि ईरान इंडिया को कोई पंगा नहीं है, लेकिन यूएस की वजह से थोड़ा टेंशन हो गया है। तो यही इंडिया तो चाहता ही है कि जल्द से जल्द सारी चीजें सॉल्व हो जाएं, कि भाई हमारा ऑयल भी हम इंपोर्ट करें और ये जो रोड वोड है ना, ये सब का यूज भी अच्छे से करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो ईरान इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छाबार पोर्ट नाम ध्यान रखना। तो ये है ये पूरी कहानी, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो जियो पॉलिटिक्स ने ऐसे नहीं, यही प्रॉब्लम है। जैसे हमको क्या लगता है कि यूएस ने बस इसलिए कर दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया सऊदी अरेबिया, इजराइल, शिया सुन्नी, ठीक है, इजराइल को भी ईरान पसंद नहीं है। अब क्यों नहीं? क्योंकि ईरान जो है पैलेस्टीन के अंदर जब इजराइल कुछ करता है तो बहुत आवाज़ उठाता है। ये भी कहा जाता है कि ईरान हथियार सप्लाई करता है पैलेस्टीन में जो मिलिटेंट्स हैं जो इजराइल के अगेंस्ट में लड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ईरान को कोई कम ना समझे। आपको पता है कि ड्रोन के मामले में शाहिद ड्रोन था, फतह करके अभी मिसाइल बनाई है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में भैया सक्षम है, अच्छे से कर रहे हैं, ये है। और ईरान सिर्फ इसलिए न्यूज़ में नहीं रहता, और ये ईरान न्यूक्लियर डील का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं आ सकता कि न्यूक्लियर डील न्यूज़ में रहती है। ईरान वैसे भी न्यूज़ में रहता है। आपको याद होगा कि ये मॉडल पुलिसिंग कर रहे थे, वुमेन्स को जो है इनकी मॉडल पुलिसिंग जो है, जाके जो हिजाब नहीं पहनती थी उनको तंग करती थी। बीच में हिजाब कंट्रोवर्सी ईरान की हो गई थी। तो नो डाउट कि एक पैसेज आए और उस पर ईरान न्यूक्लियर डील पर भी क्वेश्चन पूछ लें उससे रिलेटेड। ईरान न्यूज़ में रहता है, कभी मिसाइल बनाता है, कभी मिसाइल दागता है, कभी ड्रोन सप्लाई करता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए जियो पॉलिटिक्स का। अगर आप टॉप 5 आज के डेट में इवेंट्स देखेंगे रशिया यूक्रेन से पहले, मैं तो रशिया यूक्रेन से ही पहले बोलूंगा, ईरान न्यूक्लियर डील सबको आनी चाहिए। इसके बारे में एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।